जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमने पाठ शुरुआत किया था लेखन कला और शहरी जीवन, उसका भाग 2। हमने पढ़ा था मेसोपोटामिया, उसका भूगोल किस तरह से है, लेखन प्रणाली का विकास किस तरह से हुआ था और शहरीकरण का क्या महत्व था। इनके बारे में हमने भाग 1 में चर्चा की है। अगर वो नहीं देखा आपने तो देखिए जाके, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से लेखन कला का विकास और आगे बढ़ा और किस तरह से लेखन प्रणाली आगे जाकर इतनी विकसित हुई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। अब देखिए लेखन प्रणाली क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लेखन प्रणाली, इसका क्या मतलब होता है। जैसे लेखन प्रणाली, जैसे बहुत सारी प्रणालियाँ हैं। जैसे लेखन प्रणाली की बात करते हैं कि लेखन की उसमें व्यवस्था क्या है, किस तरह से लेखन कला का विकास हुआ, किस तरह से क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में। अब देखिए ध्वनि क्या है, ध्वनि लेखन प्रणाली। अब देखिए ध्वनि किस तरह से किलाकार, जो किलाक्षर चिन्ह होते हैं, किलाक्षर का मतलब होता है कील जैसी आकृति। जैसे मान लो ये कोई कील है, इससे जो उत्कीर्ण होते हैं, जैसे इनको ऐसे उत्कीर्ण करते हैं तो वो जैसे किलाक्षर से जो आकृतियाँ बनती हैं, जो आकृतियाँ और चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो ध्वनि उसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें ये क्या करते हैं कि अकेला कोई स्वर या व्यंजन नहीं होता, इनमें क्या संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्णों का किलाक्षर के रूप में प्रयोग करते थे इसमें। और फिर क्या करते हैं ये कि किलाक्षर से इस तरह से ये करते थे कि इसमें जो लेखन प्रणाली है इस तरह से किलाक्षर का मेन रोल होता था। अब देखिए हम बात करते हैं साक्षरता क्या थी। मेसोपोटामिया की साक्षरता की अगर हम बात करें, साक्षरता का मतलब होता है कि कितने पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित लोग कौन कौन से थे। तो मेसोपोटामिया में कम पढ़े लिखे लोग थे। क्या थे? कम पढ़े लिखे लोग। फिर अब देखो काव्य और महाकाव्य, ये दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी। अब काव्य की बात करें तो एक विशेष, जैसे विशेष पर किसी पर एक फोकस दिया हो, जैसे महाभारत है तो महाभारत एक महाकाव्य हो गया। क्या हो गया? महाकाव्य। तो इसी का एक हिस्सा है अभिमन्यु, यानी कि अर्जुन का पुत्र कौन है? अभिमन्यु। तो एक वो क्या है? काव्य हो गया। जैसे उस पर अभिमन्यु पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो उस काव्य पर चर्चा कर रहे हैं, तो अभिमन्यु क्या है? उसका एक काव्य है। और महाभारत पूरा महाकाव्य है। इस तरह से यानी एक पूरा विवरण हो तो वो महाकाव्य। अब देखो लेखन का प्रयोग, यानी कि लेखन का प्रयोग किस तरह से हुआ उसके बारे में देखिए। उरुक एक क्षेत्र है। उरुक क्या है? एक क्षेत्र है। वहाँ का राजा है एनमरकर। क्या है? एनमरकर। ये हमारे को जानकारी कहाँ मिलती है? सुमेरियन महाकाव्य, एक महाकाव्य जिसका नाम है सुमेरियन, वहाँ पर हमारे को जानकारी मिलती है। अब एनमरकर सुंदर मंदिर बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? सुंदर मंदिर। इसके लिए क्या चाहिए? लाजवर्द। अब ये लाजवर्द एक बहुमूल्य धातु होती है। क्या होती है? बहुमूल्य धातु। तो बहुमूल्य रत्न धातु ये होती है जो एनमरकर मंगाना चाहता है, यानी कि सुंदर मंदिर के लिए इनको लगवाना चाहता है। दूत है जिसका नाम है अरट्टा। दूत का क्या नाम है? अरट्टा, जो सुदूर देश में भेज देता है। यानी एनमरकर लाजवर्द मणि जैसी बहुमूल्य धातु ही होती, उसको लाने के लिए अरट्टा को, एक दूत को सुदूर देश में भेज देता है। और अरट्टा क्या करता है? लाजवर्द या चांदी की जो चीज़ें हैं वो नहीं ला पाता है। उनके सामने कई समस्याएं आती है, वो जैसे पर्वत होते हैं उनको पार करके जाता है। इस तरह से कई सारी समस्याएं उसके पास उत्पन्न होती है, उस कारण ये नहीं ला पाता है। कौन? अरट्टा। तो फिर क्या करता है कि जो ये राजा है, जो ये राजा खुद ये सोचता है एनमरकर कि मैं खुद लेकर आऊँगा और मैं खुद मंदिर तैयार करूँ। तो इसमें विचारधारा क्या बन गई लोगों की, ये देखिए कि विचारधारा क्या बने लोगों ने कि जो सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार या फिर लेखन व्यवस्था का शुरू, यानी वो लेकर आया तो उसने पहले सबसे पहले व्यापार किया, और व्यापार के लिए लेखन व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किसने की? राजा ने। ये विचारधारा बन गई। अब देखिए दक्षिण में, यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण का महत्व, यानी शहरीकरण किस तरह से बस्तियां विकसित हुई, मंदिर बनाए राजा, और कौन थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लो ये मेसोपोटामिया है, इसका ये दक्षिणी एरिया, तो यहाँ पर शहरीकरण किस तरह से बस्तियाँ हुई उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बस्तियों का विकास कब हुआ? 5000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व के बारे में हमने बता दिया है कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले तो क्या होते हैं? ईस्वी पूर्व। जैसे मान लो ये है ईस्वी, यानी ईसा मसीह का जन्म मान लो ये, और इससे पहले जो होगा वो ईस्वी पूर्व होगा, और इसके बाद क्या होगा? ईस्वी होगा। तो 5000 ईस्वी पूर्व में बस्तियों का विकास हुआ। अब बस्तियाँ विकसित कैसे हुई? 3 तरह से बस्तियाँ विकसित हुई। जैसे मंदिर हैं, ये मान लो एक मंदिर है, तो इस मंदिर के चारों ओर बस्तियों का, यानी कि चारों ओर बस्तियाँ विकसित हुई। इसके बाद व्यापार के जो प्रमुख केंद्र है, जैसे जो नदियों के पास होते, जैसे मुंबई, इस तरह के जो शहर होते हैं उनके आसपास जो है वहाँ पर व्यापार केंद्रों के रूप में बस्तियाँ विकसित हुई। फिर जो शेष बचे हुए थे वो शाही शहर की तरह, नॉर्मल शहरों की तरह बस्तियाँ विकसित हो गई।
अब देखिए जो वहाँ के देवी देवता थे, मेसोपोटामिया के देवी देवता एक तो थे उर और एक थी इनाना। उर जो थे वो चंद्र देवता थे, क्या थे? चंद्र देवता। और इनाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि प्रेम व युद्ध की देवी कौन है, तो वो इनाना है। क्या है? इनाना। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और चंद्र देवता कौन है? उर हैं। अब देखिए जो बस्तियां विकसित हुई उनके आंगन किस तरह से थे, आंगनों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ये उनका आंगन हो गया, तो खुले और चारों ओर कमरे होते थे। जैसे मान लो ये आंगन है तो इसके चारों ओर क्या होते थे? कमरे होते थे और आंगन खुला होता था। फिर लोग क्या करते हैं? लोग अन्न यानी कि अन्न, दही, मछली, इस तरह के जो हमारे को वहाँ के स्रोत साक्ष्य मिलते हैं, मछली की हड्डी मिलती है हमारे को, उस तरह के जो साक्ष्य हमारे को देखने को मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं इनके। फिर देहात। अब ये देहात का मतलब क्या होता है? देहात का मतलब होता है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, जो ग्रामीण होते हैं उसको क्या कहते हैं? देहात। तो देहात क्या करते हैं? जमीन और पानी के लिए झगड़ा करते हैं। पानी यानी कि जो देहात होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, वो किसके लिए झगड़ा करते हैं? एक तो जमीन के लिए और एक पानी के लिए, क्योंकि पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी। अब देखो 3000 ईस्वी पूर्व में जो उरुक था वो 250 हेक्टेयर तक भूमि में फैल गया था। कहाँ तक? 250 हेक्टेयर तक। उसके बाद 4200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक उसी अस्तित्व में रहा। 250 जो ये थी ना 250 हेक्टेयर, उसी के अस्तित्व में रहा। फिर क्या हुआ? 2800 ईस्वी पूर्व में वो 400 हेक्टेयर तक फैल गया। कहाँ तक? 400 हेक्टेयर तक अपना विस्तार कर लिया। इस तरह से जो झगड़े होते थे भूमि को लेकर, इस तरह से इतना विस्तार कर लिया। फिर 3000 ईस्वी पूर्व में उरुक में तकनीकी प्रगति हुई। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर कि उरुक जो हम क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ का राजा एनमरकर है, उसका दूत अरट्टा है। तो क्या करते हैं कि 3000 ईस्वी पूर्व में उरुक में तकनीकी प्रगति होती है, यानी कि आधुनिक तरीके से जो नई नई चीज़ें, पहले क्या है लोहे का इतना उत्पादन नहीं होता था, तो धीरे धीरे लोहा विकसित होने लगा। उससे फिर वो जो हम खेती के लिए खुदाई करते हैं, बुआई करते हैं, उनके लिए जो फाल होते हैं, लोहे के फाल होते हैं, इस तरह से उनका निर्माण किया जाने लगा। फिर इस तरह से नई नई चीज़ें आ गई, तो इस तरह से वो तकनीक प्रगति हो रही थी। तो उरुक में तकनीकी प्रगति कब हुई? तो वो हुई थी 3000 ईस्वी पूर्व। तो हमने क्या देखा आज कि लेखन प्रणाली क्या थी। लेखन प्रणाली के बारे में ध्वनि, जो किलाक्षर चिन्ह का प्रयोग होता था, अकेला स्वर या व्यंजन नहीं होता था। फिर साक्षरता के बारे में बात की थी, कम पढ़े लिखे लोग थे। इसी तरह से फिर काव्य महाकाव्य के बारे में समझाया था कि एक अभिमन्यु मान लो महाभारत का एक हिस्सा है, तो वो क्या है? काव्य। और पूरा महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है। फिर हमने लेखन का प्रयोग कि किस तरह से राजा एनमरकर अरट्टा को भेजता है, वो नहीं ला पाता है तो फिर स्वयं प्लानिंग बनाकर एनमरकर खुद जाता है, फिर विकास करता है। जैसे मान लो कि ये एनमरकर के पास कोई धातु है, इसको दूसरी जगह भेजना है, तो लेखन कला के लिए जो जैसे मान लो कि स्थायी विकास किस तरह से शुरू हुआ, तो इसको भेजना है, तो इसके बारे में जैसे ये है तो ऐसे चिन्ह लगा लिया करते थे कि जैसे 1 भेज दिया, 2 भेज दिया, 3 भेज दिया। इस तरह से लेखन का विकास होने लगा धीरे धीरे। फिर सर्वप्रथम विचारधारा बन गई कि राजा ने इसका प्रयोग किया था, और बस्तियाँ किस तरह से विकसित हुई उसके बारे में हमने चर्चा की। तो ये पूरा भाग हमने आज कंप्लीट कर लिया है, और लास्ट एक भाग और रहेगा, उसमें हम लेखन कला के पूरे पार्ट को ख़त्म कर लेंगे। तो तब तक के लिए आपसे यही उम्मीद रहेगी कि इस पार्ट को दोबारा देखिए, पहले वाले भाग को भी देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और तीसरा पार्ट देखने के बाद पूरा चैप्टर आपके क्लियर हो जाए कि लेखन कला और शहरी जीवन क्या है। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।